विद्यार्थियों नमस्कार। यानी नवंबर का महीना चल रहा है, आपका अभी तक मेरे साथ अक्टूबर का महीना चल रहा है और अक्टूबर तक हर साल क्या है अपनी लगभग कोर्स होकर रिवीजन चालू रहता था। अब कोर्स में भी तक व्यवधान चल रहा है, लेकिन जितना हम कराने का प्रयास कर रहे हैं उतना कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में अपना पॉलिटिकल 12वीं क्लास भाग ब का इकाई फेस्ट का अपना तीसरा पाठ चल रहा था। उस तीसरी पाठ का नाम था भारतीय संघात्मक शासन के प्रमुख तत्व हैं। अब भारत के शासन को संघात्मक रूप प्रदान करने वाले तत्व अपन ने देख लिए थे। अब यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ेंगे एकात्मक लक्षण। भारत का संविधान और भारत की शासन व्यवस्था एक विलक्षण शासन व्यवस्था और विलक्षण संविधान है, जो आपने संविधान की विशेषताओं में पढ़ा था। इसमें एक तरह से विविधताओं का समावेश किया गया है। अब विविधताएं चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, जलवायु संबंधी हो, तो यहाँ पर शासन की विविधताओं का समावेश किया गया है। शासन की विविधताएं जैसे मान लो आपके कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, कुछ सारी संस्थाएं बाकी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों का सम्मिश्रण भारतीय शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। इसी प्रकार भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है और इसके अलावा संघात्मक रूप को अपनाया। तो संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण देखने को मिलते हैं भारतीय शासन व्यवस्था में। इस दृष्टि से विविधताओं में एकता दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि साहब संघात्मक रूप के लक्षण अपन ने देख लिए। अब भारतीय संविधान में कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको एकात्मक स्वरूप भी प्रदान करती हैं। जैसे मैंने संघात्मक का पढ़ाया, उसमें कुछ बिंदु मैंने आपको केंद्र की मजबूती के बताए थे कि केंद्र शक्तिशाली है, तो वो एकात्मक लक्षण है। तो यहाँ पर आप एकात्मक के लक्षण देखेंगे, उसमें अपन पॉइंट वाइज देखेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं अपन एकात्मक लक्षण का। तो वाला पॉइंट है एक संविधान। यानी एक संविधान, यानी ये क्या है? यानी अमेरिका संघीय शासन है, लेकिन अमेरिका में प्रत्येक राज्य का संविधान है। वहां पर अनेक देश ऐसे जिसमें अलग अलग राज्यों के संविधान है, लेकिन भारत में एक विशेषता है कि भारत में क्या है? संघीय शासन है, राज्यों को अधिकार है, लेकिन संविधान एक है। संविधान अलग अलग नहीं है। कुछ उदाहरण देखें अपन देशों के, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऐसे संघात्मक राज्य हैं जहां पर राज्यों के भी क्या संविधान अलग हैं। भारत में एक अपवाद स्वरूप था, जिसका एग्जाम्पल मैंने कल भी बताया था आपको। एक राज्य का अलग से संविधान था, लेकिन वो क्या है, 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो चुका है। जब जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा समाप्त कर दिया, राज्य का अंत हो गया, तो वहां पर संविधान कहां से रहेगा? तो देखो, भारत में एक संविधान है और एक संविधान किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? एकात्मकता को प्रदर्शित कर रहा है। यानी भारत में एक संविधान देखें तो एक संविधान भारत के कौन से शासन के स्वरूप को प्रदर्शित करेगा? एकात्मकता के लक्षण को, स्वरूप को प्रदर्शित करेगा। दूसरा पॉइंट अपन देखें तो देखेंगे अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति ये क्या चीज है? देखो, यानी 248 संविधान अनुच्छेद 248 में है। ये कौन से अनुच्छेद में? तो 248 अनुच्छेद में है। यानी यहां पर देखो, ये क्या है? ये जैसे मैंने आपको संघात्मक का पहला पॉइंट बताया था, उस पॉइंट में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि तीनों सूचियों में जो विषय रह गए हैं, तीनों सूचियों में जो विषय छूट गए हैं, वो सारे विषय किसके होंगे बताओ? केंद्र के होंगे। किसके होंगे बताओ? केंद्र के। इसका मतलब केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। यानी मैंने बताया था 97 और 66 और 47,
पीछे बताया तीनों सूची में 97 आपके सेंट्रल सूची केंद्रीय सूची में, 66 राज्य सूची में, 47 किसमें समवर्ती सूची में। अब इसके अलावा बहुत सारे विषय जो छूट गए संविधान में वर्णित नहीं है, उन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको बताओ? केंद्र को। तो वो कौन से लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? एकात्मकता लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है। फिर तीसरी शक्ति देखो जो एकात्मकता को प्रदर्शित करती है, वो है साहब संविधान संशोधन। इसका तो अनुच्छेद आपको रट गया होगा मेरे हिसाब से, 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन का अधिकार किसको दिया है बताओ? संसद को। किसको दिया बताओ? संसद को। यानी संविधान संशोधन के 3 तरीके बताए थे मैंने आपको। तो आप यहाँ पर पाओगे संविधान में बेसिक संशोधन करने का अधिकार संसद को है, और संसद को है तो कौन सा लक्षण प्रदर्शित हो रहा है? एकात्मक लक्षण प्रदर्शित हो रहा है। मैंने बताया था संविधान में 2 तरीके संसद के हैं, साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से, दोनों सदन। कुछ ही अनुच्छेद है, मान लो मूल भावना या प्रस्तावना है, मूल भावना प्रस्तावना, उसमें जरूर संशोधन करने के लिए राज्यों की स्वीकृति अनिवार्य है। तो सामान्यतः जो संशोधन होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं बताओ? संसद के द्वारा होते हैं। और संसद के द्वारा होते हैं, इसका मतलब संसद मजबूत है, तो इसका मतलब कौन मजबूत है बताओ? केंद्र मजबूत है, केंद्र को अधिक शक्तियां प्राप्त है। संसद को ज्यादा शक्तियां हैं, इसका मतलब केंद्र को शक्तियां हैं, तो केंद्र को शक्तियां हैं तो कौन सा लक्षण दिख रहा है? एकात्मक लक्षण दिख रहा है। कौन सा लक्षण दिख रहा है बताओ? एकात्मक। फिर आता शक्तियों का विभाजन। ये क्या चीज है देखो, यानी यहां पर देखो शक्तियों का विभाजन क्या है। इसमें आप ये सोचोगे सर ये तो दोनों में बता दिया आपने। हाँ आएगा दोनों में, कुछ पॉइंट है दोनों में आएंगे, लेकिन फिर उसका वर्णन लिखने का तरीका आपको आना चाहिए। एकात्मक डालोगे तो उसका किस प्रकार लिखोगे, संघात्मक डालोगे तो किस प्रकार लिखोगे। अब एकात्मक संघात्मक देखा तो अपन ने लिखा कि साहब विशिष्ट संविधान अपना स्पष्ट रूप से कार्यों का विभाजन करता है, राज्य और सरकार केंद्र सरकार को बराबर की शक्तियां दी है, इसका मतलब भारत संघात्मक रूप देखने को मिलता है। अब एकात्मक देखोगे तो वही बात लिखोगे शुरू में, लेकिन लिखने का तरीका क्या है कि साहब लिखने का तरीका होगा संविधान ने शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। अब लिख दोगे साहब कौन कौन सूची में कितने विषय हैं, लेकिन इसमें क्या लिखोगे आगे कि साहब विभाजन होते हुए भी इस विभाजन में भी क्या है, प्राथमिकता किसको प्रदान की गई बताओ? केंद्र को प्रदान की गई है। कैसे? किसी से मान लो समवर्ती सूची पर दोनों का कानून बन जाए तो किसका मान्य होगा? केंद्र का मान्य होगा। और आपातकालीन स्थितियों में राज्य सूची के विषय पर भी कानून कौन बना सकता है बताओ? संसदीय कानून बना सकती है। तो उसमें भी ये लक्षण भी कौन सा प्रदर्शित हो रहा है बताओ? एकात्मकता मजबूती प्रदान कर रहा है। फिर था आपात शक्ति, पांचों। ये देखो क्या है, मैंने आपको 3 अनुच्छेद बताए थे, 352, 356 और 360। यानी आपातकालीन स्थिति में क्या होता है? आपातकालीन स्थिति में क्या होता है? ये तीनों आपातकाल मैंने बताए थे आपको, राष्ट्रीय आपात, राज्य में वित्तीय संकट, और राज्य में कानूनी संकट और वित्तीय संकट लास्ट। इनका डिटेल से पढ़ाया था कब कब कितनी बार इसका उपयोग किया जा चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस आपातकालीन स्थिति में क्या होता है, जब आपातकाल की घोषणा हो जाती है तो सारे राज्यों में शक्तियां गौण हो जाती है, और राज्यों की शक्तियां गौण और केंद्र की शक्तियां मजबूत। इसका मतलब कौन सा लक्षण दिख रहा है बताओ? एकात्मक लक्षण दिख रहा है। तो आपातकालीन स्थितियों में क्या होता है कि राज्य मजबूत होता है, केंद्र मजबूत होता है, राज्य कमजोर हो जाते हैं। इसका मतलब वो एकात्मकता को प्रदर्शित कर रहा है। किसको प्रदर्शित कर रहा है बताओ? एकात्मकता को। फिर आता आपके मैंने आपको एक पॉइंट बताया संघात्मक में, छठा आएगा पॉइंट, छठा पॉइंट, राज्यों की रक्षा के लिए राज्यसभा, प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा। लेकिन यहां पर क्या लिखोगे आप कि राज्यसभा में राज्यों को असमान प्रतिनिधित्व है।
मैंने आप उस समय बताया था, पढ़ाया तो याद हो आपको। यानी भारत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व तो बराबर नहीं है। किसके अनुपात में है? जनसंख्या के अनुपात में। जैसे यूपी से 30 सदस्य चुने जाते हैं तो राजस्थान से 10 सदस्य चुने जाते हैं, कई राज्यों से 1 सदस्य चुना जाता है। अब भारत अमेरिका में संघात्मक रूप ज्यादा मजबूत क्यों है? क्योंकि अमेरिका में प्रत्येक राज्य को सीनेट में बराबर का अधिकार है, क्योंकि 50 राज्य हैं, 100 सीटें हैं सीनेट की, और प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुने जाते हैं, तो सारे राज्यों को अपनी बात कहने का बराबर का मौका है। यहाँ पर प्रत्येक राज्य को बराबर का बात कहने का मौका नहीं है, अपने हक रखने का मौका नहीं है, तो फिर केंद्र को अपनी शक्ति मजबूत करने का मौका प्राप्त हो जाता है। क्योंकि राज्यों को राज्यसभा में क्या बताओ, असमान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जैसे आपने 243 सीटें देखी राज्यसभा की, 245 सीटें देखी, 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत। 233 में प्रत्येक राज्य को बराबर नहीं है। किसके अनुपात में है? जनसंख्या के अनुपात में है। तो ये भी किस लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? एकात्मक को प्रदर्शित कर रहा है। फिर आता एकल नागरिकता। जो एकल नागरिकता मतलब है कि साहब भारत में प्रत्येक नागरिक को एक ही नागरिकता है। जैसे आप, मैं स्वास ग्राम के निवासी हो या नांगल ग्राम के निवासी हो, फिर आप जयपुर जिले के निवासी हो, राजस्थान के निवासी हो, फिर लास्ट में भारत के निवासी हो, लेकिन नागरिकता के मामले में सबसे पहले भारत के निवासी हो। आपने कभी कोई आपका आईडी प्रूफ ऐसा देखा है जिसमें राज्य सरकार प्रमाणित कर रही है, जिला सरकार प्रमाणित कर रही है? आधार कार्ड आप देखना घर जाकर, या घर बैठे होंगे, जाकर तो सब निकल गया पहले की तरह, घर बैठे होंगे तो आधार कार्ड देखना आप। आधार कार्ड में आपको भारत सरकार दिखेगा, और आधार कार्ड आपको नागरिकता का प्रमाण है, वो भारत सरकार दिखेगा। तो नागरिकता क्या बताओ? एक है। और ये एकल नागरिकता क्या करती है? देखो, यानी यहाँ पर देखो, भारत को केंद्र को विशेषाधिकार प्रदान करती है। किसको विशेषाधिकार प्रदान करती है? केंद्र को। तो इस प्रकार से एकल नागरिकता है। फिर 8वां पॉइंट देखेंगे अपन, वो है साहब प्रारंभिक बातों में एकरूपता। प्रारंभिक बातों में एकरूपता, यानी यहां पर देखो, प्रारंभिक बातों में एकरूपता का मतलब क्या होता है? यानी कुछ बेसिक चीजें हैं जो पूरे देश में एक ही है। जैसे एक चुनाव आयोग है, एक नीति आयोग है। इसी प्रकार जैसे मान लो फौजदारी दीवानी कानून पूरे देश में सेम है, अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि राजस्थान में हत्या की सजा उम्र कैद हो और पंजाब में फांसी की सजा हो, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक बातों में एकरूपता का मतलब होता है कानून पूरे देश में सभी व्यक्तियों के लिए, सभी राज्यों के लिए, सभी क्षेत्रों के लिए समान है। इस प्रकार चुनाव आयोग पूरे देश के लिए एक है। कुछ बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, सर्वोच्च न्यायालय पूरे देश के लिए एक है। तो प्रारंभिक बातें कुछ देखने को मिलेगी आपको संविधान में और भारत के शासन में। उन सब में आपको देखेंगे कि साहब प्रारंभिक बातों में एकरूपता है। इस प्रकार आईएएस ऑफिसर है आपके, अखिल भारतीय सिविल सेवाएं, आईएएस बोलते हैं उनको, पूरे देश में वो उसके कर्मचारी काम करते हैं। जैसे कलेक्टर एक पद होता है, वो आईएएस से चुनकर आता है, तो वो केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है एक तरह से, क्यों केंद्र सरकार की प्रतियोगिता द्वारा चुनकर आ रहा है। और पूरे देश में कलेक्टर बनने की एक प्रकार की योग्यता, कलेक्टर के अधिकार पूरे देश में एक है, जगह के हिसाब से, स्थान के हिसाब से चेंज नहीं है। तो प्रारंभिक बातें सारी मैन बातें देखोगे तो उसमें आपको एकरूपता, एकात्मकता के लक्षण देखने को मिलेंगे। सही है ना? तो एकात्मकता लक्षण है ये। फिर आता है एकल संगठित न्याय व्यवस्था।
न्याय व्यवस्था का मतलब क्या होता है? एकल संगठित न्याय व्यवस्था। इसका मतलब होता है कि पूरे देश में न्याय व्यवस्था एक प्रकार की है और पूरे देश में न्याय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है सर्वोच्च न्यायालय। और आपने भारत के शासन के प्रकार में पढ़ा था कि साहब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस प्रकार से होता है, सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार से उच्च न्यायालय गठन में भूमिका निभाता है। पढ़ा आपने? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुने मेन भूमिका सर्वोच्च न्यायालय के CJI की होती है। CJI की सलाह से राष्ट्रपति वहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों नियुक्ति करता है। कॉलेजियम के द्वारा न्यायाधीशों नियुक्ति की जाती है। अब कॉलेजियम में मैंने कहा था एक मुख्य न्यायाधीश 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और पूरे देश में वो न्यायाधीशों का चुनाव करते हैं, नियुक्ति करते हैं। तो न्याय व्यवस्था है, चाहे वो सत्र न्यायालय या न्यायाधीश न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय, न्याय व्यवस्था की फिक्स प्रक्रिया है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है और उसमें निर्णय प्रक्रिया है वो भी सेम है सारी जगह। जैसे मैंने कानून व्यवस्था बताया, कानून व्यवस्था सारी जगह सेम है, दंड प्रावधान सारी जगह एक है। तो ये न्याय व्यवस्था, एकल संगठित न्याय व्यवस्था में अपन किसको स्वरूप प्रदर्शित कर रहे हैं? तो एकात्मकता स्वरूप को प्रदर्शित कर रही है। फिर 10वां राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं। यानी यहां पर देखो क्या है, देखो यानी देश के कहीं भी कोई क्षेत्र है, वो क्षेत्र के निवासी अगर असंतुष्ट है तो नए राज्य की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन नए देश की मांग नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था भारत आज़ाद हुआ उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन कभी आपने पढ़ा भारत एक था और 5 हो गए हैं? है क्या ऐसा? नहीं हुआ। यानी अपना संविधान में 1963 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 16वां 1963 में 16 संविधान संशोधन हुआ। 16 संविधान संशोधन में बाकायदा लिखा गया, परिवर्तित किया गया कि भारत का कोई भी राज्य है अपने अधिकारों की मांग कर सकता है, राज्य से पृथक होने की मांग कर सकता है, लेकिन देश से पृथक होने की मांग नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से पूरी तरह से कहेंगे अधीन हो गया किसके बीच? बताओ, केंद्र के अधीन। जैसे आप 14 से 28 राज्य तो बन गए, 6 से 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए, लेकिन भारत एक है, एक था, एक रहेगा मेरे साथ संविधान के अनुसार। था तो नहीं कह सकते क्यों, 1947 से पहले भारत, 47 के बाद भारत के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन आज़ाद होने के बाद एक था, एक है, एक रहेगा। क्यों? भारत के संविधान में बाकायदा लिखा है कि किसी भी राज्य को आज़ाद होने का अधिकार नहीं है, उसको अपनी मांग रखने का अधिकार है, अपने अधिकार रखने का अधिकार है, अधिकारों में मांग करने का अधिकार है। राज्य से स्वतंत्र होने की मांग कर सकते हैं, राज्य से अलग होने की मांग कर सकते हैं, 2 राज्य के डिवाइडेशन की मांग कर सकते हैं। जैसे 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बन गया, इस प्रकार 2019 में जम्मू कश्मीर को समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। लेकिन एक घटना ऐसी नहीं कि भारत से अलग टुकड़ा हो गया साहब। जैसे पाकिस्तान 1971 में 2 टुकड़े हो गए साहब, बांग्लादेश और पाकिस्तान। लेकिन भारत का ऐसा सिस्टम नहीं, किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? एकात्मकता के रूप को प्रदर्शित कर रहा है। इन राज्यों को बात करने का अधिकार है, लेकिन स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं है। इसके बाद आपके अगला पॉइंट आ रहा है, कौन सा पॉइंट आ रहा है? 10वां 11वां। अब देखो एक अगला पॉइंट आ रहा है, वो भी राज्यों को कमजोर करता है कि साहब सीमाओं के परिवर्तन में राज्य की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। यानी ये देखो राज्य की सीमाओं, यहां पर राज्य शब्द लिखाने समझो आप, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने में राज्य का स्वीकृति अनिवार्य नहीं, केंद्र चाहे जब उसमें परिवर्तन कर सकता है। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं है, हाँ मांग कर सकता है राज्य, लेकिन राज्य के पास वो अधिकार नहीं है, उसको अनिवार्यता नहीं कि उसकी बात मानी जाए या बात को स्वीकार किया जाए।
केंद्र पर डिपेंड करता है कि साहब बात को स्वीकार करे या नहीं करे। जैसे मान लो तेलंगाना की मांग उठ रही थी साहब, सालों से चल रही थी, 2014 में केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया, तब मांग मानी गई। अभी जैसे 2019 में बात हुई, केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से, नहीं तो जम्मू कश्मीर में खूब विरोध हुआ मान लो, केंद्र सरकार ने अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा का अंत कर दिया, वहां पर राज्य की स्वीकृति नहीं ली साहब। तो यह भी एक केंद्र को मजबूत कर रहा है, एकात्मकता का रूप प्रदर्शित कर रहा है कि सीमाओं में परिवर्तन के लिए राज्य की स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। ले सकता है राज्य, मांग कर सकता है, लेकिन वो माने या न माने वो केंद्र पर निर्भर करता है। जैसे आपको पता हो तो लगभग 2010 के आसपास मायावती मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, उसने 4 राज्यों की डिमांड कर दी साहब उत्तर प्रदेश के लिए, बाकायदा नक्शा बनाकर दे दिया कि साहब उत्तर प्रदेश के 4 राज्य बनाए जाए, लेकिन साहब केंद्र ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार महाराष्ट्र से विदर्भ की मांग उठ रही है, सालों से उठ रही है, स्वीकार नहीं किया। तो सीमाओं में परिवर्तन करने का अनिवार्यता नहीं है, क्या स्वीकृति अनिवार्य नहीं है राज्य की। केंद्र चाहे जब उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसकी मर्जी से कार्य, उसको स्वीकृति लेना अनिवार्य नहीं है। किसको रूप को प्रदर्शित कर रहा है? एकात्मकता को। फिर 12वां पॉइंट चलता है आपका, वो आ रहा देखो, लोक सेवाओं का विभाजन नहीं है। ये देखो क्या है, मैंने आपको अभी पहले बोला था सब देख, IAS, अखिल भारतीय लोक सेवाएं। अखिल भारतीय लोक सेवाएं पूरे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान है, उसके लिए कोई विभाजन नहीं है। जैसे आप IAS के एग्जाम दोगे, आप करो ही मत कोई सा आप में से, IAS की तैयारी करो साहब। अब IAS की तैयारी करोगे, अखिल भारतीय सिविल सेवा की तैयारी करोगे, अखिल भारतीय सिविल सेवा की तैयार करोगे, तैयार करके आपके सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होकर आपको कहीं भी सेट किया जा सकता है। आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान में नियुक्ति हो, जरूरी नहीं है, किसी भी राज्य में आपकी नियुक्ति हो सकती है रैंक के आधार पर। तो उसका कोई बंटवारा नहीं है, पूरे देश के लिए अखिल भारतीय सेवाएं एक है, राज्य के हिसाब से अखिल भारतीय सेवाएं नहीं है। हाँ, राज्य की लोक सेवाएं अलग हो सकती है, जैसे RAS नाम सुना होगा आपने, राज्य लोक सेवा आयोग, RAS, राजस्थान लोक सेवा आयोग, है ना। लेकिन IAS की सेवाएं हैं पूरे देश के लिए समान है, उसका कोई विभाजन नहीं है। तो इस प्रकार से ये 12 पॉइंट आपको देखने को मिले, जिसमें अपन ने किसका रूप देखा बताओ? एकात्मकता के रूप देखे। तो इस पाठ में अपन ने अध्ययन किया कि भारत ने संघीय शासन को अपनाया है, और संघीय शासन के बहुत सारे पॉइंट देखे अपन ने। संघीय शासन होते हुए भी क्या है, भारत में एकात्मक रूप देखने को मिलता है, यानी केंद्र शक्तिशाली है। तो इस प्रकार से आज के अध्याय की रीडिंग करना आप ढंग से, है ना। और अगला अध्याय आपको फिर अगली क्लास में लेकर आएंगे, और शीघ्र अगले सप्ताह में आपका टेस्ट होगा, उसकी तैयारी रखें। आज कल में आपका, कल संडे है, प्रत्येक बच्चे के सिलेबस डाल दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आएगा और क्या आपका टेस्ट लगेगा, कब लगेगा, उसकी तैयारी जारी रखें। और जैसे ही सिलेबस आएगा उसकी सूचना हम देंगे, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी सिलेबस घूम रहा है मार्केट में उसको विधिवत न माने फिलहाल, क्यों विधिवत बोर्ड वेबसाइट और सिलेबस आएगा तो बाकायदा न्यूज़पेपर में आएगा। और अब ये संभावना बन रही है कि साहब 30 नवंबर दे दी, लेकिन 1 नवंबर से भी स्कूल ओपन हो सकते हैं, तो पढ़ाई जारी रखो आप, ठीक है ना। धन्यवाद।